हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम हमारे क्लास 12th के राइटिंग स्किल्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ आर्टिकल राइटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। आर्टिकल्स वो होते हैं, वो पैराग्राफ्स होते हैं, वो पैसेजेस या लॉन्ग राइटिंग्स होती हैं जो यूजुअली न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में लिखी जाती हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, सो इसको देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग, यानी आर्टिकल राइटिंग होता क्या है, फॉर्मेट आर्टिकल का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे किस फॉर्मेट में उसको लिखना है, मार्किंग स्कीम, कितने मार्क्स का आर्टिकल आता है और किन पॉइंट्स पे क्या क्या मार्क्स आपको मिलते हैं, टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए क्या टिप्स, क्या नुस्खे हमें फॉलो करने जिससे हम फुल मार्क्स गेन कर पाएँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और मैं आपको एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल करवाऊंगी ताकि आपको कंप्लीटली आइडिया लग जाए कि कैसे आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कैसे हमें लिखना है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो टर्म 1 का टॉपिक है और इसमें तो आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आएगा, इसमें तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे। तो भैया कोई भी एमसीक्यू कोई क्वेश्चन तभी आप करोगे ना जब आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा कि आखिर कंटेंट है क्या, आखिर ये टॉपिक है क्या, कहाँ क्या लिखते हैं, कैसा क्या फॉर्मेट है, कब तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। तो बस पूरा समझो एंड देन फटाफट सारे एमसीक्यूज कर लो, फुल मार्क्स ले आओ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सब टॉपिक विच इज व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग होता क्या है? तो यूजुअली जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो हम न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में लिखते हैं। किसी भी टॉपिक पर हमको अगर लिखना है तो हम आर्टिकल लिख सकते हैं। या तो ये रिटन होते हैं या तो ये प्रिंटेड होते हैं। रिटन है तो भाई घर पे ही अपने लिख के रख लो, और प्रिंटेड है तो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में प्रिंट करवाओ। ये यूजुअली इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि लोगों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए या लोगों को कोई डिटेल्ड कुछ नॉलेज मिल जाए किसी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया आर्टिकल लिखो कोरोना वायरस के ऊपर, तो कोरोना वायरस के ऊपर लोगों ने आर्टिकल लिख दिया कि किस वजह से कोरोना वायरस आया था, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें टिप्स फॉलो करने चाहिए, रोज़ गर्म पानी पीना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। जो भी सारी डिटेलिंग्स हैं आर्टिकल में लोग मेंशन कर लेते हैं। एंड क्यों करते हैं? ताकि उनको पता चले, ताकि वो लोगों को पता चलवाएं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बेसिकली टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे नोटिस में भी तो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, तो नोटिस में पर्टिकुलरली उस ग्रुप ऑफ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है जो नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। लेकिन क्योंकि कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर और मैगजीन में लिखा जाता है तो वो इसीलिए लिखा जाता है कि भैया पूरी जनता को खबर मिले, पूरी जनता को नॉलेज मिले इस टॉपिक के ऊपर। ओके, सो लेट्स बिगिन। एन आर्टिकल इज अ रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। आर्टिकल क्या है? एक रिटन वर्क है, यानी कि आप लिखते हो प्रिंट मीडियम या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, या तो आप प्रिंट करो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में इसको प्रिंट करवाओ यानी कि छपवा दो। ओके, it may be for the purpose of propagating the news, researching results, academic analysis or debate. Okay? Propagating क्या होता है? Propagating का मतलब होता है स्प्रेड करना, कोई चीज़ फैलाना। तो आर्टिकल लिखने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है, रीज़न क्या है? तो आर्टिकल्स यूजुअली लोग इसलिए लिखते हैं ताकि वो प्रोपगेट कर पाए न्यूज़, यानी कि कोई न्यूज़ स्प्रेड करनी है कि भाई ये टिप्स हैं, ये हमें फॉलो करने कोरोना वायरस के टाइम पे ताकि आप बचे रहें कोविड जैसी बीमारी से। तो ये सब इस तरीके की न्यूज़ जो उसको स्प्रेड करना है, लोगों में प्रोपगेट करना है। या रिसर्चिंग रिजल्ट्स, मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर बहुत दिनों से रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है, फाइनली वो खोज पूरी हुई, लोगों ने कुछ चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करी और उसके कुछ रिजल्ट्स निकले। तो इन रिजल्ट्स के बारे में अगर दुनिया को नॉलेज देना है तो भाई वो भी आप एज एन आर्टिकल लिख सकते हो ताकि लोगों को नॉलेज मिले। अकेडमिक एनालिसिस यानी पूरे साल भर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। भाई कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो उस दौरान जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो पूरे साल भर बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया, उसका जो एनालिसिस है, उसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो सब एक आर्टिकल के तौर में लोग पब्लिश करा सकते हैं न्यूज़पेपर में ताकि सबको पता चले कि क्या रिजल्ट रहा साल भर ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद। ओके, और डिबेट यानी बोले तो हिंदी में बहस करना। दो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक टॉपिक के बारे में कोई बहस कर रहे हैं, कोई उसके फेवर में बात कर रहा है, कोई उस टॉपिक के अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो अगर दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कोई डिबेट या बहस चल रही है तो उसके फेवर के पॉइंट्स और अगेंस्ट के पॉइंट्स भी एज एन आर्टिकल करके आप कंबाइन करके छाप सकते हो किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन में। तो लोगों को बेसिकली उस टॉपिक के बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का नॉलेज हो जाएगा। ओके,
जनरली इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। तो इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग, ये कोई एक लिखित टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे कोई लिखित चीज़ है जिसको हम न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स में प्रिंट करा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल। फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। अब आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, यानी कि अगर एग्जाम में आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, कहीं से भी कुछ भी तो लिख नहीं सकते, प्रॉपर फॉर्मेट दिया है उसी में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे हेडिंग, यानी कि नेम ऑफ द टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसका नाम लिखिए। फिर जस्ट उसके नीचे आती है बाय लाइन। बाय लाइन यानी उस इंसान का नाम जिसने ये आर्टिकल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल रोड सेफ्टी अवेयरनेस ये टॉपिक है, ये मेरा हेडिंग है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है मैंने किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस में हेडिंग लिखूंगी और बाय लाइन में लिखूंगी बाय, मुझे वर्ड लिखना पड़ेगा बाय और फिर लिखूंगी अपना नाम अनीशा। ओके, तो बाय लाइन यानी कि आपको लिखना पड़ेगा ये वर्ड बाय और उस इंसान का नाम आएगा जिसने ये आर्टिकल लिखा है। फिर उसके बाद वन लाइन आप छोड़ेंगे एंड स्टार्ट करेंगे लिखना अपनी बॉडी। बॉडी यानी कि अब आपका ये जो मेन कंटेंट है अब आप वो लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि डिवाइडेड है 3 पैराग्राफ में, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। ओके, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको आप 2 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 2 + 3 और ये हो जाएगा आपका 4th पैराग्राफ अगर आपका बहुत लंबा आर्टिकल है तो। अदरवाइज 3 पैराग्राफ इनफ है। फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताते हो जो टॉपिक है उसके ऊपर, और थर्ड होता है आपका कंक्लूडिंग पैरा, यानी कि आप एंडिंग करते हो। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आर्टिकल के फॉर्मेट में कुछ नहीं है। हेडिंग, बायलाइन यानी वो पर्सन का नाम जिसने आर्टिकल लिखा है, और 3 या 4 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होगा आपका कंटेंट। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्मेट था हेडिंग, बायलाइन और जो टॉपिक्स थे यानी कि जो कंटेंट्स में वो था पैराग्राफ 1, 2, 3, उसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस जगह पे क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग। द हेडिंग शुड बी कैची। ये हेडिंग जो है ना कैची होनी चाहिए, यानी पढ़ते से ही लोगों की नज़र जानी चाहिए कि वाह क्या हेडिंग है, क्या टॉपिक का नाम है। तो अपने आप अगर हेडिंग अच्छी होगी तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हमें क्या क्या मतलब कुछ इंटरेस्ट होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ क्यूरियोसिटी होगी। तो हेडिंग बहुत कैची होनी चाहिए एंड इन नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है हेडिंग के नाम पे, 3, 4, 5 या मैक्सिमम 6 वर्ड्स की आप छोटी सी हेडिंग लिख सकते हो। You can also go as creative as you want with this one, just to make sure you do not devote too much time in the exam. तो आप क्रिएटिव हेडिंग कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना हेडिंग सोचने में, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में आपको पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करना है, सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं आनी आर्टिकल राइटिंग की। ओके, तो यू आर नॉट सपोज टू डिवोट टू मच टाइम इन दिस हेडिंग वाली थिंग। नेक्स्ट आती है बाय लाइन। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल, यानी कि जिसने आर्टिकल लिखा है यानी कि उसका नाम आएगा यहाँ पे। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन देन डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स। अगर क्वेश्चन में बाय यानी उस पर्सन का नाम दिया हुआ है कि जिसने ये राइटिंग करी है, जिसने ये आर्टिकल लिखा है, तो आप वही क्वेश्चन में से देख के नाम लिख देंगे। अगर नाम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो सिंपल एक नाम लिख दीजिए, अपनी पर्सनल डिटेल्स मत डालिएगा। नोट, you are not supposed to mention any of your personal details while attempting the answers in the exam. अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी पर्सनल डिटेल्स आप बाय लाइन में नहीं लिखेंगे, सिंपल एक नाम। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है आपका बॉडी, यानी कि जो आपका मेन कंटेंट होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर आर्टिकल। यस, so it is the main part of your writing piece. It generally consists of 3 to 4 paragraphs. तो बेसिकली बॉडी में 3 या 4 पैराग्राफ्स लिखते हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है आपका आर्टिकल तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, नहीं तो 3 पैराग्राफ्स में भी इनफ है। अब पैराग्राफ 1 जो है उसमें आप क्या लिखेंगे? इट इज़ ऑलवेज प्रिस्क्राइब दैट यू बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो जो भी आपका टॉपिक है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि किस बारे में आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन देंगे कि टॉपिक आखिर है क्या। तो ये आप पैराग्राफ नंबर 1 में लिखेंगे, और उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, और ये काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए, यानी ऑन टू द पॉइंट होना चाहिए। ब्रीफली टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट बाय गिविंग सम कोटेशंस और स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। तो जब आप अपना पैराग्राफ 1 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप
अपने टॉपिक का मीनिंग बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ कोटेशंस या कुछ बड़े बड़े कहावतें जो बड़े बड़े राइटर्स ने या जो बड़े बड़े महान फेमस लोगों ने दिए हुए हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या कुछ भी इस तरीके की कोटेशंस आप लिख सकते हो जिससे रीडर्स का इंटरेस्ट बढ़े और उनको इंटरेस्ट आए आपका पूरा आर्टिकल पढ़ने में। वरना लोग शुरू का पढ़ के बोर हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। आपको ऐसा लिखना है अपना आर्टिकल कि कंटिन्यूसली रीडर पढ़े और बोर भी ना हो। ओके, तो ये सब आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 2 एंड 3 ये इसलिए लिखा गया है कि या तो आप पैराग्राफ 2 सिंपल लिखो या अगर ये सेकंड पैराग्राफ आपका लेंथी जा रहा है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पैरा 2 and 3। ओके, now this part can be written in either 1 or 2 paragraphs. You are required to do a complete analysis of the subject matter in the question. It may include इन इस पैराग्राफ या इन 2 या 3 पैराग्राफ्स में आपको अपने टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस करना है, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सॉल्यूशंस थी, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिटेल में आपको इन सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में सब लिखना है अपने आर्टिकल में। ओके, अब सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में आएंगी। तो फर्स्ट चीज लिख सकते हो आप टाइप्स यानी इन हाउ मेनी फॉर्म्स डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको आर्टिकल लिखना है कोरोना वायरस के ऊपर, तो ये जो प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की ये कितने फॉर्म्स में या कितने टाइप्स में है वो आप डिटेल में लिखेंगे कि पहले फर्स्ट वेव आई, फिर सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव भी आने पे। तो ये सारी चीजें जो टाइप्स हैं वो सब आप टाइप्स में लिखेंगे। आप करंट सिनेरियो भी लिख सकते हैं, यानी कि एट प्रेजेंट कोरोना के ऊपर करंट सिचुएशन क्या है। अभी थर्ड वेव लिटरली बोल रहे हैं आ रहे हैं, बच्चों के लिए आ रही है ऑल दीस थिंग्स, तो जो करंट सिचुएशन है वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, यानी कि प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है वो सारी इसमें बतानी पड़ेंगी। ओके, अगर कोई है प्रॉब्लम्स तो, and whether after any corrective actions betterment in the situation has been observed or not, और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेक्टिव एक्शंस ले रही है, क्या आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मेजर्स अडॉप्ट कर रही है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बेसिकली आपका मेन सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ है जिसमें आप सब कुछ डिटेल में लिखोगे। इट में इंक्लूड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन क्वेश्चन। तो किसी भी टॉपिक के जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप। कॉज का मतलब क्या होता है, रीजन, कोई भी प्रॉब्लम का रीजन कि इसका क्या रीजन है, प्रॉब्लम का क्या वजह है और इस प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट निकला, यानी क्या रिजल्ट लोगों को फेस करना पड़ा, वो भी लिखना पड़ेगा कि कोरोना का रीजन क्या है, कॉज क्या है और कोरोना होने के बाद लोगों को क्या रिजल्ट्स फेस करने पड़े, लोगों की जिंदगियों पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डिटेल में। डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स और डेटा। आप फैक्ट्स बता सकते हो कि इतने लोग इस पर्टिकुलर स्टेट में पीड़ित हैं या इतने लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव है, इतने लोग ठीक हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी और मालूम होने चाहिए, तभी आप फैक्ट्स एंड डेटा लिख सकते हो। यू मे ऑल्सो राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट, कि इन सब चीज़ों के क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या रिजल्ट्स हमको फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में आप लिख सकते हो। पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4, अगर 3 पैराग्राफ्स का आपने पूरा नोटिस लिखा है तो सिर्फ पैराग्राफ 3, अगर सेकंड पैराग्राफ को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैराग्राफ 2 और 3, तो आपका लास्ट पैराग्राफ बन जाएगा पैराग्राफ नंबर 4। एक ही बात है। ओके, तो जो भी आपका लास्ट पैराग्राफ हो रहा है वो बेसिकली कंक्लूजन है, यानी कि एंडिंग। अब आपको अपने आर्टिकल की एंडिंग करनी है, कंप्लीट करना है। आप खाली नहीं छोड़ सकते अपने आर्टिकल को आधी अधूरी बात करके, एंडिंग देनी पड़ेगी। इट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट यू हैव स्टार्टेड। तो जो आपने शुरुआत करी है उसको खत्म करना जरूरी है। नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड, आप आर्टिकल को ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते, यानी आधी अधूरी बात करके नहीं छोड़ सकते, उसको प्रॉपर एंडिंग देनी पड़ेगी। Now it is to be remembered that wherever you elaborate a problem, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation. तो अब क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आप सारी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स
और सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे जो आपने लिए या जो गवर्नमेंट ने लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या क्या गवर्नमेंट सॉल्यूशंस ले सकती है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अब तक हुई नहीं है सॉल्व। ये सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करनी पड़ेगी। दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ये बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं जाएगा, ये काफ़ी शॉर्ट होगा, प्रिसाइज यानी ऑन टू द पॉइंट बात होगी यहाँ पे। लंबा पैराग्राफ आपका सेकंड एंड थर्ड जा सकता है। ओके, हियर ऑल्सो यू कुड ऐड सम ग्लिटर टू योर आर्ट पीस विथ सम कोट्स। और जब आप एंडिंग कर रहे हो अपने आर्टिकल की तो यहाँ पर भी एक ग्लिटर पीस, ग्लिटर यानी कि एक चमक, एक अट्रैक्टिव चीज डाल सकते हो अपने आर्टिकल में बाय गिविंग सम कोट्स। यहाँ पर भी एंडिंग आप कहावतें दे सकते हो या ईडीएम्स या कोट्स दे सकते हो, महात्मा गांधी ने ऐसा ऐसा कहा था, ऐसे करके आप एंडिंग दे सकते हो ताकि एक नीट एंड प्रेजेंटेबल एंडिंग हो आपके आर्टिकल की। तो इस तरीके से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम मार्किंग स्कीम पे। एग्जाम में आर्टिकल कितने मार्क्स का आता है लिखने के लिए? तो बेसिकली एग्जाम में टोटल आता है, एग्जाम में 5 मार्क्स का आर्टिकल लिखने के लिए आता है। अब टर्म 1 में जो आपका आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन 5 मार्क्स का आएगा अगर आया तो, और 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझना तो है हमें। तो अगर लिखने के लिए आता तो क्या मार्किंग स्कीम रहती? सबसे पहले फॉर्मेट के मिलते हैं आपको 1 मार्क। फॉर्मेट में क्या क्या आता है? आपकी हेडिंग, आपकी बायलाइन और आपका कंटेंट। तो हेडिंग, राइटर का नेम, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपने हेडिंग अच्छी लिखी है और आपने सही बायलाइन लिखी है तो ये 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका कंटेंट। कंटेंट यानी कि जो 3 या 4 पैराग्राफ्स में आपने पूरी कहानी लिखी है, अगर वो बिल्कुल सही लिखी और लॉजिकल लिखी है तो उसके भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर होते हैं आपके एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, नो। अगर आपने सही ग्रामर लिखी है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कटेंगे, या आपने कोई चीज़ प्रॉपरली लॉजिकल वे में लिखी, यानी इतनी अच्छी लिखी है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आई, इंटरेस्ट नहीं छूटा किसी का, ये सब तीनों चीज़ें आपने अच्छे से लिखी तो 2 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के भी मिल जाएंगे, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 5 मार्क्स। ओके, 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, दैट मीन्स टोटल ऑफ 5 मार्क्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आता अगर, तो इस तरीके से आता, और लेकिन अगर आपका सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं तो अगर एमसीक्यू आएंगे तो वो 5 मार्क्स के आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग। अब एक अच्छी आर्टिकल लिखने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ नुस्खे होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हमको फुल एंड अच्छे मार्क्स हम गेन कर पाए। तो फर्स्ट, प्लान बिफोर यू पेन। पेन यानी लिखने से पहले प्लान कर लो कि आप क्या लिखने वाले हो। इसका ये मतलब नहीं कि बस टॉपिक पढ़ा, पेन उठाई और कुछ भी बकवास लिखना स्टार्ट कर दी, नो। लिखने से पहले 2 मिनट सोचो उस टॉपिक के बारे में, प्लान करो कि मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम्स कैसे बताने, कंक्लूड कैसे करूंगी, ये सारी चीजें प्लान करके फिर लिखो, तब जाके एक अच्छा आर्टिकल लिखोगे। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आना चाहिए, इस वर्ड को रट्टा मार लो, सीक्वेंस, यानी कि जब आप आर्टिकल लिखते हो तो सीक्वेंस हमेशा रहेगा। मैं फिर से बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि जब भी आर्टिकल लिखो एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि पहले ये चीज़ हुई, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, और फिर लास्ट में ऐसे हुआ। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। आप ये नहीं कह सकते कि सबसे आखिरी में ऐसा हुआ था, फिर बीच में ऐसा हुआ, फिर सबसे पहले ऐसा हुआ था, नो। सीक्वेंस, एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में करनी है। तो आर्टिकल में सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके ऊपर। Jot down the points at the back of your answer sheet and ensure a proper sequence of ideas. Introduce, analysis, suggest and conclude. तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे जो लास्ट ब्लैंक पेज है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख लो और उनकी मदद से पूरा आर्टिकल लिखना। और क्या लिखोगे? इंट्रोड्यूस, यानी आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे अपने टॉपिक को, उसके की पॉइंट्स लिखना। एनालाइज, यानी आप एनालाइज करो, समझो कि प्रॉब्लम क्या है आपके टॉपिक के रिलेटेड, तो प्रॉब्लम्स इसमें लिखना। सजेस्ट, अब प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं या जो करेक्टिव मेजर्स हैं उसको आपको सजेस्ट करना है, तो यहाँ आपका सॉल्यूशंस आएंगे। एंड कंक्लूड, यानी कि आप अपने आर्टिकल की एंडिंग कैसे करोगे, कंक्लूजन कैसे करोगे, वो आपका कंक्लूड में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करके रख लो और इनके कीवर्ड्स लिख लो ताकि इनकी मदद से आप अपना आर्टिकल फटाफट लिख लो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑल द रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स रेलेवेंट है, जरूरी और इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल से रिलेटेड, उनको एक्सप्लेन करो ब्रीफली, यानी फटाफट शॉर्ट में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दो, कोई भी पॉइंट छोड़ो मत जो ज़रूरी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, always begin with your strongest point. You can accommodate the weaker ones in the between and end with the
अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, रिमेंबर स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमको स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगता है तभी तो हम उसको आगे पढ़ते हैं, यस और फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तब जाके एंडिंग भी हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर स्टार्टिंग में बोरिंग लगेंगे, लाइंस नींद आने वाली लगेंगी, तो हम बोलेंगे नहीं पढ़ना, साइड करो पेपर, साइड करो न्यूज़पेपर। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग हमेशा स्ट्रॉन्गर रखो अपने आर्टिकल के, यानी इतनी अच्छी रखो कि रीडर जरूर पढ़े। बीच में थोड़ा सा वीक पॉइंट्स, कुछ भी कहानी वानी लिखो, लेकिन एंडिंग फिर स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जब वो पढ़ के खत्म करे आर्टिकल तो खुश होके उठे रीडर कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल या मुझे नॉलेज प्रोवाइड करने वाला अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने। ओके, तो ये याद रखना आर्टिकल में। फिर आता है वर्ड लिमिट। You have to strictly follow the prescribed word limit in a restricted time frame, which is 100 to 150 words. अब आर्टिकल लिखना इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पोथी पत्र ही लिख दो, पूरी कहानी लिख दो, ऐसा नहीं करना। 100 to 150, 100 से 150 वर्ड्स का आप एक आर्टिकल लिख सकते हो, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, सिर्फ आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए उसके बाद आप पूरा वर्ड लिमिट लिखोगे और उसमें ही अपना पूरा कंटेंट कंसाइज करोगे। ओके, स्टिक ऑन द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उस पर स्टिक रहिए, यानी टॉपिक के ऊपर ही लिखना है आपको हर चीज, इधर उधर की कहानी नहीं लिखनी। अगर एरोप्लेन के बारे में बोला है लिखने के लिए तो एरोप्लेन ही लिखो, मत पहुंचो शिप तक, मत पहुंचो ट्रेन तक, समझे। It is very important that you do not deviate from the topic. There are changes you may get, ideas linking from one to another that may deviate you from the main point. जब हम सोचते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक से रिलेटेड हमको दूसरे आइडियाज आते हैं और वो भी लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं। नो, आपको सिर्फ वही आइडियाज, वही व्यूज लिखने जो आपसे आपके टॉपिक के रिलेटेड हो, कुछ भी नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। एक ही एक आइडिया, एक ही एक पॉइंट को बार बार रिपीट करके लिखने का कोई मतलब नहीं। टीचर बेवकूफ नहीं है, पकड़ लेगी आपको एक ही बार में। जो बात है एक ही बार में लिखो, उसको अलग अलग लैंग्वेज में घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको आर्टिकल में लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टीचर को हाईलाइट होकर नजर आए, तो आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, तो इससे प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी आपके आर्टिकल की। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, दे कैरी मार्क्स। पूरा आर्टिकल लिखने के बाद एक बार रिवाइज करो, अपने पूरे क्वेश्चन को रीड करो बार बार नहीं, आई मीन 1 या 2 बार तो एटलीस्ट आप रीड कर सकते हो, ताकि अगर कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई स्पेलिंग एरर है या कोई लाइन आपने गलत लिखी तो उसमें चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने नहीं करी तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि सही एक्यूरेसी के, ग्रामर के, स्पेलिंग्स के मार्क्स हैं। Always have a few general quotes in handy. They help in the presentation and show that you are prepared. General quotes यानी कहावतें वगैरह थोड़ी सी पढ़ लो, 4-5 लर्न करके चले जाओ, क्योंकि अगर आपके पास दिमाग में रहेंगी 4-5 कोट्स तो आप उनको यूज भी करोगे अपने आर्टिकल में। इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है हमारे आर्टिकल की और दिखता है कि बच्चे ने मेहनत करी है। रीड आर्टिकल्स इन अ फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड नोटिस द पैटर्न। अब आप बिना प्रैक्टिस करे, बिना आर्टिकल्स को पढ़े हुए बस चलेगा एग्जाम में लिख दिया और एक्सपेक्ट करोगे कि फुल मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम अच्छे न्यूज़पेपर्स में से रोज 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ है लोगों ने, किस तरीके के आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं, कैसी लैंग्वेज यूज करिए, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसा लिखना है। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना है उस आर्टिकल का क्वेश्चन और कैसे लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री गर्ल्स आर स्टिल डिस्करेज फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में आज भी ऐसे कुछ एरियाज, कुछ जगहें हैं जहाँ पे गर्ल्स को इनकरेज नहीं किया जाता स्कूल जाने के लिए। उन्हें यही कहा जाता है कि भाई तुम लड़कों से बहुत कम हो, तुम घर का काम सीखो, तुम ये करो, तुम्हें तो शादी करके जाना है, तो उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक बिग साइज, इंडिया में काफी सारी जगह ऐसा हो रहा है, तो एक बिग साइज जो है गर्ल्स के लिए वो ऐसा हो गया है, वो ऐसा सेक्शन हो गया हमारी सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड है एजुकेशन के। डिप्राइव्ड है यानी कि दे आर डिसएडवांटेजियस ऑफ, यानी कि ये वो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का गर्ल्स का जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जाती। स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, CBSE scholarship to the single girl child and the government's policy of giving free education to the girls have come to the boon in our society.
तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्कीम्स चालू करी हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, CBSE स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, और अलग अलग पॉलिसीज बनाई हैं ताकि हमारी सोसाइटी में एक बून हो जाए लड़कियों के लिए, यानी कि एक ब्लेसिंग हो जाए, यानी कि लड़कियों को भी एजुकेटेड रहने का हक है और उनको भी एजुकेशन का राइट मिल जाए। ओके, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। अब टॉपिक हमें बता दिया है कि गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन पे हमारी कंट्री में जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमको एक आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड्स में, तो वर्ड लिमिट भी उन्होंने आपको दे दी। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक का नाम या हेडिंग, जो हमने दे दी एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। ये 5 से 6 वर्ड्स में हो सकता है, यस ये हमने दे दिया। जस्ट इसके बाद आती है बाय लाइन। मैंने यहाँ बाय लाइन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं, क्योंकि मुझे आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो बाय लाइन नाम तो दिया नहीं है किसी का यहाँ पे कि किसने लिखा आर्टिकल में, तो आप खुद ही लिख देंगे जस्ट इसके बाद बाय और अपना नाम। जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल तो आई विल राइट बाय अनीशा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं रखनी है। फिर यहाँ पे एक लाइन छूटेगी बच्चों, एंड देन स्टार्ट होगा आपका 3 या 3 to 4 पैराग्राफ्स में आपका आर्टिकल। फर्स्ट पैराग्राफ में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, मीनिंग दोगे अपने आर्टिकल के बारे में, ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। वो स्टार्ट करते हैं। Education of girls has been a high priority with the government of India. In today's time, India has consolidated its earlier educational reforms with increased resources and stronger policy commitments for achieving elementary education, particularly for girls. Consolidate का मतलब क्या होता है? Combine करना, to combine यानी कि जोड़ना। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है बेसिक एजुकेशन जो हर गर्ल को मिलना चाहिए या हर बच्चे को मिलना चाहिए, तो एलिमेंट्री मीन्स बेसिक। तो हमारी गवर्नमेंट में अब जाके थोड़ा सा चेंज आया और उन्होंने प्रायोरिटी यानी काफ़ी ऊपर रखा है गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को। ओके, और इसीलिए इंडिया ने पुराने ज़माने के जो अपने टीचिंग पैटर्न्स हैं और जो अब नए ज़माने के जो टीचिंग पैटर्न्स आ रहे हैं उनको कंसोलिडेट किया है, कंबाइन किया है, ताकि सब तरीके की एजुकेशन और बेसिक प्राइमरी एजुकेशन जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिले, स्पेशली टू द गर्ल्स, मिलनी ही चाहिए। ओके, रीचिंग आउट टू द गर्ल चाइल्ड इज प्राइमरी टू द एफर्ट्स ऑफ टू द यूनिवर्सलाइज्ड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर बच्चों में या बेसिकली गर्ल्स में ये बेसिक एजुकेशन आपको चाहिए कि वो लोग पढ़ी लिखी तो हों, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी और रीच आउट यानी उन तक जेन्युइनली पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते नहीं है लड़कियों को, अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मतलब लाइफ में कुछ कर जाएं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो। कैसे होएगा अगर आप पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक कमिटीज़ बना के, NGOs बना के इन तक पहुंचना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान और एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम recognizes that ensuring the education of the girl child requires changes not only in the educational system but also in the society's norms and attitudes. तो जैसे अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एवरी गर्ल चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड। इससे क्या है, इससे काफ़ी सारे चेंजेस आए सोसाइटी में, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में। पहले लोग ये सोचते थे कि नहीं पढ़ाएं लड़कियों को, पर अब वो चाहते हैं कि लड़कियां काम नहीं करें, घर के बर्तन वर्तन नहीं धोएं, काम करें और अपनी पढ़ाई करें और काम करें, यानी जॉब करके इंडिपेंडेंट बने। और इससे लोगों के नॉर्म्स यानी लोगों की जो सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लोगों के जो एटीट्यूड है कि नहीं लड़कियों की तो शादी होनी है, पढ़ाएंगे नहीं, इन सब के जो ये जो उनकी सोच है इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। A two-pronged gender strategy has hence been adopted to make the educational system responsive to the needs of the girls through targeted interventions which serve as a pull factor to enhance access and retention of girls in schools on the one hand and generate community demand for girls education through training in the other hand. Now सबसे पहले आप समझो कि ये two-pronged gender क्या होता है। two-pronged यानी जब हम दो ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ओपिनियंस के बारे में, यानी कि ओपिनियंस हैव बीन डिवाइडेड। जो लोगों के ओपिनियंस हैं, जो लोगों की सोच है, उसको डिवाइड कर दिया गया है।
कैसे डिवाइड कर दिया गया? पहले लोग सोचते थे कि भाई लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ लड़कों को पढ़ाएंगे क्योंकि वो ही कमाएंगे, वो ही हमारे लिए पैसा लेके आएंगे, लड़कियों की तो शादी करनी है, दहेज देनी। लेकिन अब इस ओपिनियन को डिवाइड कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी पढ़ाई लड़कों के लिए ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। लड़के जितना इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, लड़कियां भी बन सकती हैं। लोगों को ये 2 pronged जेंडर स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया और किसी तरीके से गवर्नमेंट ने चेंजेस करके अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाके लोगों के एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स में बदलाव लाया है। और इससे क्या हुआ है? इससे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो गई है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बन गई है। उसको ख्याल आ रहा है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें नीड्स समझनी है गर्ल्स की, और उनकी एजुकेशनल नीड्स की ज़रूरत क्या है हमें समझनी है और हमें उनकी मदद करनी है। और इससे उन्होंने टारगेट किया है इंटरवेंशन, यानी उन्होंने खुद इंटरवीन किया है, यानी कि उनकी लाइफ में घुस के उनके पेरेंट्स को उनका दिमाग खोल के एजुकेशन के बारे में उनको अवेयर कराया है। स्कूल्स खुलवाए हैं अलग अलग गाँव में ताकि लड़कियाँ एक्सेस कर पाएँ स्कूल तक। ओके, ऑल्सो उन्होंने ये कोशिश की है कि रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स। पहले पेरेंट्स ये करते थे कि चलो पढ़ा लेंगे, थोड़े दिन स्कूल भेजते थे, फिर वापस दूसरों के यहाँ काम करने भेज देते थे, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने। लेकिन अब वो रिटेंशन नहीं हो पाता था लड़कियों का स्कूल में आने, वो ठहर नहीं पाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि वो रिटेन रहे, वहीं पे काम नहीं करें, अपनी पढ़ाई करें। उनको वहीं पे मील्स दे देते हैं, यानी कि दिन का लंच हम अपनी तरफ से दे देंगे, तुम कमाने मत जाओ, खाना यहीं देंगे, पर पढ़ाई करो। ओके, तभी तो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फाइन। और इससे क्या है? इससे उनको ट्रेनिंग दी है ताकि उनको एजुकेशन मिले, और ऑन दी अदर हैंड दूसरे हाथ पे जितने लड़के एजुकेटेड उतने लड़कियां भी एजुकेटेड रहें, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो इंडिया बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर टू अर्न, और इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा कंक्लूडिंग पैरा है, ये थोड़ा शॉर्ट होता है और इसमें बस हम रैप अप करते हैं हमारे आर्टिकल को। The CBSE has also come up with the novel scheme of providing free education from the 6th standard onwards to the single girl child। तो CBSE भी एक पॉलिसी लेकर आया, और वो पॉलिसी ये है, एक नोवेल स्कीम लेके आया, यानी कि 6th स्टैंडर्ड के बाद से जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। यस, तो CBSE भी बहुत कुछ कर रहा है बच्चों को और गर्ल्स को स्पेशली पढ़ाने के लिए। The need of the times is that the government should further improve the educational infrastructure and make it more accessible and meaningful for the girl child। तो अब ये टाइम आ गया है, ये ज़माना वैसा आ गया है कि गवर्नमेंट को अपना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है, यानी कि और कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएं गर्ल्स को, ताकि वो रिटेन रहें, वहाँ पे रुकी रहें और पढ़ाई करें, और एक्सेसिबल रहें, यानी कि गांव से बहुत दूर स्कूल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे जाएंगे नहीं। हर गांव में एटलीस्ट 2-4 स्कूल्स या 1-2 स्कूल्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ और हाइजीनिक क्लिनलीनेस के साथ, कि बच्चे वहाँ पे पढ़ें और ये गर्ल्स के लिए मीनिंगफुल बने, यानी कि ये पढ़ाई लिखाई उनकी लाइफ में मीनिंगफुल मायने रखे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ताकि पढ़ लिख कर बनेंगी, जॉब करेंगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगी। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से आपका आर्टिकल लिखते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे एमसीक्यू का क्या? तो येस, फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आर्टिकल राइटिंग के एमसीक्यूज के ऊपर ही है, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ना मिले तो गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज magnetbrains.com, एंड जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मेंशन्ड है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12 के इंग्लिश वीडियोस देखने तो क्लास 12 पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स आ जाएंगे, और ये रहा इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश का सब्जेक्ट जो मैं लेती हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे जो हमने सारे कवर कर लिए। जो भी आपको देखना है आप उस पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो इजीली वेबसाइट से कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड वन थिंग विच यू आर नॉट supposed to forget is that do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक के लिए stay tuned and bye bye.